हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। D2 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का स्वागत है, जहां से ऑफलाइन क्लासेज लगातार 7 बजे से लेकर 2 बजे तक चलती रहती हैं। उसके बाद फिर आप लोगों के लिए टाइम निकाल के ये वीडियो बनाना। बस आपका काम ये है कि इस वीडियो को बार बार देखिए और एक बार 2 बार देखिए या धीरे करके देखिए, किसी तरह से इसको देख के और पेपर में जाइए और पेपर दे के आइए, फिर बताइएगा कि पेपर का रिजल्ट कैसा हुआ है। और लगातार ये प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा, डेली एक मैथ का और एक रीजनिंग का। और आगे भी आपका ग्रुप डी का एग्जाम ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा रहा है एनटीपीसी का, तो उनके भी प्रैक्टिस सेट आपको लगातार इस पे मिलते रहेंगे। जरूरत बस इस बात की है कि आपको इस प्रैक्टिस सेट को देखना है और लोगों तक पहुंचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, ताकि आपको डेली लगातार वीडियो मिलते रहे। तो आइए पहला क्वेश्चन इस सेट का देखा जाए, जो कि हम लोगों का 6वां सेट होगा। आपको क्या करना है कि पहले इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने का मतलब इसको एक फ्रैक्शन में करना है। 4 1 4 1 5, तो ये रूट में आपको क्या करना है, 5/4 करना है। ठीक है, ये 4 1 में 4 1 5/4, ये आपका कितना हो गया 64/125 और ये आपका कितना हो गया 144। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसमें से कट रहा होगा उसको कटा दीजिए। तो 5 से ये एक बार में कट गया है। अब 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 5 25। इधर से कटाएं तो एक बार में, 4 से कटाए होंगे तो 16 आ गया होगा। अब आप एक काम करिए, इसको रूट से सीधा बाहर निकाल दीजिए। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ये 16 बाहर निकल गया, रूट से 4 आ गया। 25 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 5। और ये 1.44 देखा जाए तो 12 का स्क्वायर है, तो 12 बाहर आएगा, लेकिन पॉइंट बाहर 2 पे है, तो पॉइंट 2 पे जब रहता है तो वर्गमूल निकलता है तो कहाँ जाता है 1 पे, तो ये 1 पे आ गया। तो ये रूट से बाहर आ गई हैं बातें। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौके 48 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 5, ऐसा हो जाएगा। 12 चौके 48 बटा में 5, लेकिन ऐसा तो आंसर हम लोगों के पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर आपका 48 हो जाएगा और नीचे आपका 50 हो जाएगा। एक तरफ से 10 से गुणा करेंगे तो नीचे 50 दशमलव हट जाएगा, इसको ऊपर नीचे कटा देंगे तो ये 24 हो जाएगा और 50 को कटा देंगे तो 25 हो जाएगा। तो 24/25 आपका पहले का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले का दूसरा नंबर ऑप्शन हो गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। दूसरे क्वेश्चन को आ जाइए। कह रहा है कि x = 19 और y = 18 है और मान आपको बताना है x² + y² + xy बटा में x³ - y³ का मान बताना है। अब बताइए, अगर आप चाहेंगे तो इसका मान यहाँ रख के भी निकाल सकते हैं स्क्वायर करके, लेकिन यहाँ क्यूब करने में देर लगेगा आपको। तो आपको एक बात पता होगा कि x³ - y³ का एक फार्मूला होता है। x³ - y³ का फार्मूला होता है x - y और एक ब्रैकेट में x² + y² + xy, ये फार्मूला होता है। तो एक काम करें हम लोग कि इसको ऐसे जो लिखा हुआ है यहाँ पे x² + y² + xy, अपान में नीचे हम ये बात भी लिख सकते हैं x - y और x² + y² + xy लिख सकते हैं। अब ऊपर नीचे से ये कट जाएगा तो हमारा रिजल्ट बस होगा 1/x - y होगा ना। तो 1/x का मान बताइए कितना है 19 है और y का मान कितना है 18 है। तो 18 19 1 1 हो गया, तो 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। फिलहाल इस सवाल का आंसर हो गया दूसरे का पहला। ठीक है, थोड़ा सा अलजेब्रा का यूज किया जाता है और जैसे ही आप थोड़ा सा रेलवे में जाएंगे अलजेब्रा का और यूज होगा ग्रुप डी वाले पेपर में। तो ग्रुप डी के लिए भी हम लोग काफ़ी ढंग से तैयारी करेंगे। ऑफलाइन क्लासेज जो है वो 4 फरवरी से सारे बैच स्टार्ट हो जाएंगे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी को टारगेट करते हुए, ताकि पेपर से पहले पहले आप महीने भर पहले रेडी हो जाएं और उसके बाद महीने भर क्लास में भी प्रैक्टिस किया जाए और इस पे भी प्रैक्टिस किया जाए, ताकि आप पेपर में पूरा से पूरा का पूरा नंबर ला सकें। ठीक है, तो 4 फरवरी से तीनों बैच स्टार्ट हो जाएंगे रेलवे वाले। 3 बैच स्टार्ट हो रहे हैं टोटल रेलवे के लिए, एनटीपीसी भी इंक्लूड रहेगा, दोनों को टारगेट करके चला जाएगा। अभी जीडी हम लोगों का था 4 फरवरी तक टारगेट, ये कंप्लीट हो चुका है पेपर से पहले और लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए पहला ये तीसरा क्वेश्चन देखिए। बीनस ने एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक रखा है। ठीक है, तो क्या किया है वो, अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 60% अधिक रखा है। मतलब क्रय अगर 100 का होगा तो उससे 60% ज्यादा, तो 160 को क्या रख दिया अंकित कर दिया, इस पे छाप दिया उसने 160 रुपए। उसने इसे 20% के लाभ पर बेचा।
20% के लाभ पर बेचा। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया का सामान जो है वो बेच दिया कितने में, 120 में, तभी तो इसका विक्रय हमारा 20% हो गया लाभ। 100 के सामान पे 20% लाभ होगा तो विक्रय 120 होगा, तभी 20% लाभ होगा। अब सवाल यह है कि उसके द्वारा दिया गया छूट प्रतिशत कितना था, आखिर उसने छोड़ कितना दिया। तो आप देख रहे हैं छाप के तो 160 रखा था और आप गए थे तो आपको वो सामान 120 में दे दिया, तो बताइए कितना छोड़ दिया, 40 छोड़ दिया। किस पे छोड़ दिया था, 160 पे, और इंटू कितना करना है, 100। तो प्रतिशत जो छूट मिलेगी, प्रतिशत छूट वो 40 से 4 बार में, और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25% आ जाएगा। तो प्रतिशत छूट आपका हो जाएगा 25%। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो 25% होगा। आपको 20% का फायदा चाहिए तो आपको 100 का सामान 120 में बेचना है। छाप के आपने 160 रखा था, लेकिन ऐसा आपने कौन सा जादू किया कि 160 का सामान 20 में 120 में बेच दिया, तो 40 का जादू कर दिया, छोड़ दिया, और किस पे छोड़ा, 160 पे। तो डिस्काउंट कितना दिया, 25%। वो भी खुश हो गया, आप भी 20% लाभ कमा लिया, आप भी खुश हो गए। ठीक है, यही होता है, सामान पे दाम कुछ और लिखा रहता है, आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपको लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा छोड़ दिया, और छोड़ता नहीं है वो दाम उसको पता है कि ये 5 रुपये का सामान है तो हम इस पे 12 रुपये लिखे हैं, 8 रुपये में बेच दिए तो आपको लग रहा है कि 4 रुपये छोड़ दिया, तो आपको लग ऐसा रहा 4 रुपये छोड़ दिया, लेकिन वो अपने पे 5 के सामान पे 3 रुपये कमा भी लिया। ठीक वैसा ही सवाल ये भी है, 100 रुपये का सामान लेके खरीद के आया था, उस पर लिख के लगा दिया 160, आप गए तो आपको छोड़ के 120 में दे दिया, आप खुश हो गए कि 160 का सामान आपको 120 में मिल गया, फायदा भी आपका 20% हो गया, उसको भी डिस्काउंट 25% मिल गया। तो 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए 4 नंबर सवाल है, कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 216 है, यदि मौसा 6 हो तो इनका लौसा क्या होगा। तो आपको कई बार क्लासेज में बताए हैं कि जब भी आप संख्या मानेंगे तो मौसा सहित मानेंगे। तो 6x एक संख्या हो गई और एक संख्या 6y हो गई, तो इनका गुणनफल आपको दिया है 6x इंटू 6y, गुणनफल दिया है 216। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x इंटू वाई निकालना पड़ेगा। तो यहाँ एक 6, यहाँ एक 6, 2 6 है तो 2 6 से आपको भाग करना पड़ेगा नीचे, तो ये 36 है, ऊपर नीचे इसको कटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 6 से कटाएंगे ना तो 6 3 18, 6 4 36, 36 6 से कटेगा तो कितना आएगा, 6। इसका मतलब इसके कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 6 है, तो कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट हो सकता है 2 हो और एक कांस्टेंट 3 हो, कहीं ना कहीं एक 1 हो सकता है, एक 6 हो सकता है, 2 कांस्टेंट हो सकते हैं, और तो कोई 6 की पॉसिबिलिटी है नहीं, एक 1 और 6 हो सकता है, एक 2 और 3 हो सकता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इनका लौसा बताइए क्या होगा। लौसा क्या होता है भाई, अब हमको संख्या मिल गई है, एक संख्या हमारी 6x है और एक संख्या 6y है, तो बताइए 6x 6y का लौसा कितना होता है। अगर आपसे बोले हम कि 6x 6y का लौसा कितना होगा, तो आप बोलेंगे xy तो होगा ही होगा ना, और 6 होगा, तो 6xy इनका क्या होगा, लौसा होगा ना। अब 6xy अगर लौसा होगा तो 6 तो 6 हो गया, x इंटू वाई का मान तो 6 आया था, तो यहीं पे 6 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 36। तो आंसर कितना हो जाएगा, 36। तो इनका लौसा हो जाएगा 36, और संख्याएं हैं आपके पास 36 और 6, तो 36 6 का लौसा भी 6 होता है, तो आंसर आपका लौसा कितना आ गया, 36 आ गया। आप लौसा निकालना एक्स वाई का देख लीजिएगा, कैलकुलेशन बिस्टर सीरीज प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहां आपको ऐसे नंबरों का 6x और 6y का लौसा आपको पता है कितना होता है। संख्या रख के क्या करेंगे, संख्या रखेंगे फिर देर लगेगा फालतू में। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम संख्या निकालेंगे तो एक संख्या 18 होगी, 12 होगी, एक संख्या 18 होगी, 12 और 18 का लौसा भी कितना आएगा, 36 आएगा। अगर एक संख्या 6 लेते हैं, दूसरा 36 लेते हैं, तो 6 36 का लौसा भी 6 आएगा। ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे 6x 6y तो इसका लौसा 6xy होगा, xy का मान कितना आता है 6, तो रख देंगे तब भी 36 आएगा, किसी भी तरह से 36 आएगा। ठीक है, चलिए ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्या बोल रहा है ये, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जो 10 वस्तुओं का क्रय है वो बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय के, 10 वस्तुओं का क्रय 16 वस्तुओं के विक्रय के बराबर हो तो हानि प्रतिशत बताइए। खुद बता रहा है कि हानि है, तो क्रय को आप यहीं पे रखिए, उधर से विक्रय को लेके आइए नीचे, तो विक्रय आ गया नीचे। अब आपको क्या करना है, ये 16 को रखना है ऊपर और नीचे रख देना है इधर से 10 को, तो 16 10 लिखा गया, तो कटा देंगे तो 8 हो गया, इधर कटा देंगे तो 5 हो गया, ये 8 हो गया और ये 5 हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, सामान खरीदा 8 रुपया का, बेच दिया 5 रुपया का, तो घाटा कितना हो गया, 3 रुपया।
घाटा 3 रुपया हो गया। 8 का सामान 5 में बेटा या 3 का घाटा किस पे घाटा 8 पे, गुणे कितना करेंगे 100। अगर आप फ्रैक्शन का प्रतिशत का मेरा वीडियो देखे होंगे तो इसका वैल्यू आपको बताए होंगे 100/8 12.5 होता है। 12.5 में 3 से गुणा करेंगे तो 37.5% हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 37.5%। आपको अगर ये ना बात समझ में आए कि कैसे है तो परसेंटेज का एक वीडियो अपलोड था, उसके 30-35 मिनट के बाद आवाज चला गया, लेकिन उसी 30-35 मिनट में ये सब चीजें आप सीख लेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना और यही सब करके आपको फास्ट होना है और लोगों से, और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो उस वीडियो को भी देखिएगा, परसेंटेज के नाम से वीडियो है, परसेंटेज सीखे एकदम शुरू से। जैसे ही टाइम मिलेगा परसेंटेज का फिर एक वीडियो बढ़िया से अपलोड करेंगे जिसमें एकदम बेसिक सब जगह से क्लियर करेंगे। तो आइए देखिए 37.5% इसका आंसर हो गया। आप इसको 300 को 8 से भाग दीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 5 नंबर। ठीक है, 5 के बाद आप आ जाइए अगले क्वेश्चन में 6 नंबर पे। 6 नंबर क्या कह रहा है, 6 नंबर सवाल है कि किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपए में खरीदे, वो प्रति अंडा किस भाव से बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो जाए। उसको किसी हाल में 20% का फायदा चाहिए। कितना उसका लगा हुआ है, पैसा कितना लगा है 720 रुपया। इसका मतलब 720 रुपया लगा हुआ है और वो 20% फायदा चाह रहा है। तो वो कितना चाह रहा है, तो 120/100 कर दीजिए, 20% बढ़ा के देखिए कि वो चाह क्या रहा है। तो 12 दूनी 24 का 4, 12 दूनी 24 का 4 और 2 लगा है, 12 सत्ते 84 और 84 और 2 86। मतलब उसको किसी हाल में 864 रुपया चाहिए। 720 का सामान पे 20% का फायदा होके कितना होता है 864 रुपया। 864 रुपया उसे चाहिए ही चाहिए। मतलब कितने अंडों को बेच के चाहिए, तो 20 दर्जन अंडों को बेच के चाहिए। तो 20 दर्जन में कितना होता है, तो 20 दर्जन अंडे कितने होंगे नंबर में, तो 20 × 12 मतलब 240। तो 240 अंडों का सेलिंग प्राइस जो है वो 840 है। 240 अंडे कितने में बेचे जा रहे हैं 864 में। तो 240 अंडे अगर 864 में बेचे जा रहे हैं तो आप एक अंडे का दाम निकाल लीजिए। तो एक अंडे का दाम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 864 को डिवाइड कर देंगे कैसे, 240 से। अब आप क्या करिए 12 से ऊपर नीचे कटा के देखिए क्या कट जा रहा है, तो कट जाएगा। देखिए 12 दूनी 24, अब 12 साते 84, 2 12 दूनी 24, 2 से भाग करेंगे तो 36 आएगा, तो 3.60। तो 3 रुपया 60 पैसा का एक अंडा बेचेगा तो आपका सेलिंग प्राइस जो होगा एक अंडे का वो 3 रुपया 60 पैसा होगा। आपको इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान से समझना है बात को। 720 रुपया का आप लेके आए हैं, आपको चाहिए कितना, 20% चाहिए फायदा। इसका मतलब आपको कुल कितना चाहिए, 720 रुपया पे 120 निकाल लिया, 864 रुपया आपको चाहिए। कैसे चाहिए, तो 20 दर्जन अंडा बेच के चाहिए। तो 20 दर्जन में कितना होता है, तो 20 दर्जन में 20 × 12 240 अंडा होता है। तो 240 अंडों का दाम 864, एक अंडे का दाम निकालेंगे 3 रुपया 60 पैसा में एक अंडा बेचेंगे तो ये सवाल आपको 20% लाभ दे देगा। ये क्वेश्चन से 20% लाभ मिल जाएगा। क्लियर है बात। चलिए आ जाइए अगले सवाल पे। 7 नंबर कह रहा है कि 25%, 20% और 10% के 3 क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। तो समतुल्य एकमात्र बट्टा कैसे निकाला जाता है, तो आपको बताए होंगे कि आपको ये 2 तरीके से निकाल सकते हैं। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितना होता है, तो 25% को ऐसे लिखते हैं ना, देखिए हम इधर लिख दे रहे हैं पहले। 25% को कैसे लिखते हैं भाई, 25/100 ना, 25/100 तो क्या होता है 1/4। इसका कैसे लिखते हैं 20% को, तो 20% माने 20/100, तो 1 कितना हो जाएगा 5। आपको ना ध्यान से हर बात को समझना पड़ेगा। 10% को कैसे लिखते हैं, 10% को लिखते हैं 1/10। ऐसे लिखेंगे ना 10/100 तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/10। अब ध्यान से इधर समझिए, 1/4 का मतलब हुआ कि अगर 4 का सामान होगा तो उस पर हम 1 छूट दे देंगे तो कितना हो जाएगा 3 में बेच देंगे ना। 4 के सामान को 3 में बेच देंगे। पहला डिस्काउंट 20% का, जब 25% का देंगे तो। दूसरा हमको कह रहा है कि हम 20 का देंगे तो 5 का सामान कितने में बेच देंगे, 5 का सामान 1 कम, 5 के सामान पे 1 का डिस्काउंट देंगे तो 4 में बेच देंगे। 4 के सामान पे 1 का डिस्काउंट देंगे तो 3 में बेच देंगे। और 10 के सामान पे 1 का डिस्काउंट देंगे तो 9 में बेच देंगे। तो 9 कितना हो गया 10। अब इसको करेंगे तो ये इससे कट जाएगा ना, ऊपर बच गया 9 3 27 और नीचे बच गया 50। अब बताइए कि जो 50 रुपया का हमारा सामान है 27 का हम बेच दिए तो हमको कितने का घाटा लग गया, मतलब कितने का छूट दे दिया हमने। 50 का सामान पे 27 हो गया तो कितना छूट हुआ, 13 का हुआ कि नहीं, 13 का हुआ ना। 27 3 30 10 नहीं सॉरी 23 का हुआ, 23 का हमने छूट दे दिया।
23 का छूट दिया किस पे, 50 पे, इंटू कितना 100, तब 50 दूनी कितना हो गया 100, तो 23 दूनी 46%। तो ये आपका आंसर हो गया 46%। आप इस तरह से ना लगा के एक और तरीके से लगा सकते हैं। ये सवाल कुल 4 तरीके से लगेगा। फिलहाल आपको इस तरह से हम क्यों बताए, इस तरह से इसलिए बताया कि फ्रैक्शन वाले तरीके से अगर मान लीजिए कल को यहाँ 16 से 2/3% आ जाए, यहाँ 12.5% आ जाए, यहाँ पे 14 से 2/3% आएगा, तो कैसे डील करेंगे। तो इसी तरह से जल्दी से लगा लेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिएगा, उसमें से 4 में से 1 छोड़ दिया तो 3 बचा, तो 3/4। चलिए आपको एक और तरीके से इसको बताते हैं। ये वाला तरीका क्लियर हो गया होगा। आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लिया जाता है, ऊपर छोड़ने वाला बात होता है। 4 में से 1 छूटा, 5 में से 1 छूटा, 9 में से 1 छूटा। अगर 2/3 आया होता तो 3 में से 2 छूट जाता, जो ऊपर आएगा वो हट जाया करेगा। और ऐसे गुणा करके 50 के सामान को आपने 27 में बेच दिया, छोड़ दिया ना, ये बचा हुआ वैल्यू है। तो आपने छोड़ा कितना, 23 छोड़ा था। आइए एक और तरीके से इसको दिखाते हैं। फ्रैक्शन वाला अगर बात आपको नहीं समझ में आता है तो आप चाहें तो x + y का एक फार्मूला होता है, उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन मत लगाइएगा, वो सब काम का नहीं होता है। ये देखिए, अगर आपका 100 रुपया का सामान था, उस पर आपने 25% छोड़ दिया तो कितना बचा होगा, 75/100। फिर आपने क्या किया, 20% छोड़ दिया तो कितना बचा होगा, 80/100। फिर आपने कितना छोड़ दिया, 10% छोड़ दिया तो कितना बचा होगा, 90/100। अब ध्यान से समझिएगा, 100 से 100 कट गया है, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया है। अब अगर ध्यान से देखेंगे ये, तो आपका ये 25 से कटा लिया, 25 के 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, 6 9 54, तो 54 बचा। 100 के सामान में आपने इतना छोड़ा तो 54 बचा, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया, तो 100 - 54, तो डिस्काउंट आपने कितने का दिया, 46% का। तो ये भी एक तरीका है लगाने का। आप x + y से भी इसको लगा सकते हैं कि 2 का डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट, फिर उन 2 का डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट, तो उसमें तमाशा ज्यादा होता है। या तो आप ऐसे लगा लीजिए, या तो फ्रैक्शन यूज करिए। फ्रैक्शन यूज करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। कब बढ़िया रहेगा, जब सवाल में ये टेढ़ा फ्रैक्शन आ जाएगा, तब आप लगा पाएंगे, और कोई नहीं लगा पाएगा। फ्रैक्शन से आराम से लगा लीजिएगा, जैसे बताएं एक बार देखिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल ये है कि यदि a का 2/3, b का 75%, तो a का 2/3 निकालिए, a का 2/3 और b का क्या बोल रहा है कि 75%। a का 2/3 इक्वल टू b का 75%। तो b का 75% का क्या मतलब होता है, b का 75% माने होता है 75/100। अब थोड़ा सा इन दो में पहले रिश्ता आपको निकाल लेना है ना, तो इन दोनों में निकालेंगे तो 25 × 75, 25 चौके 100। अब a को यहीं पे रहने दीजिएगा, b को उधर से लेके आइएगा, b को लेके आ गए। अब 3 को इधर ही रहने दीजिए, 3 जा रहा है इधर से ना, तो 3 × 3 = 9 हो गया। 2 इधर से आ रहा, 2 चौके 8, तो a और b में रेशियो कितना बना है, 9:8। अब एक और यहाँ दिया हुआ है b का 75%, तो आपने अभी लिखा था ना, b का 75% का मतलब हुआ, देखिए आपको करना क्या रहता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, कंफ्यूजन में हो जाएंगे। पहले इन दोनों में आपको रेशियो निकाल लेना होता है, तो इन दोनों में हमने बना लिया, 2a/3 है, अब b का 75% बना लिया। अब इन दोनों में आपको एक बार रेशियो बनाना होता है, इन दोनों में ना, तो इसका मतलब हुआ b का 75%, तो अभी 3/4 आया था 75%, देखिए 75% 3/4 आया था, ठीक है। और ये लिख रहा है c का 0.6, तो c का 0.6 का मतलब होता है कि 6/10, तभी ना भाग देंगे तो 0.6 आ जाएगा, 6/10 लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर b/c यहाँ बनाएंगे तो क्या बनेगा, b/c करेंगे तो ये 6 है ना, कटा दीजिए थोड़ा, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, 3 से 3 कट गया। यहाँ ध्यान से देखिए, b यहीं पे, c आ रहा है, तो ये 4 नीचे से ऊपर जा रहा है, 4, और नीचे का नीचे 5 रह गया। इसका मतलब bc में जो रेशियो बना वो 4:5, और ab में जो रेशियो बना वो कितना बना, 9:8। तो अब abc आप निकाल सकते हैं, 9:8, और उधर कितना है, 4:5। AB का ये हो गया, BC का ये हो गया, तो AB हो गया 9:8 और ये हो गया 4:5। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ना, 9 चौके 36, 8 चौके 32, 8 × 5 = 40, कटा दीजिए तो ये हो गया 18, ये हो गया 16, ये हो गया 20, और कटा दीजिए, कई बार 4 से कटा दीजिए, क्यों इससे कटाएंगे, 4 ही से कटा दीजिए, 4 × 9 = 36, 4 × 8 = 32, 4 दाम में 40, तो 9, 8, 10 का रेशियो बनेगा 9, 8, 10, पहला ही ऑप्शन है। क्या करना है फिर से सुन लीजिए, इन दोनों से एक रेशियो निकालिएगा AB, फिर ये लास्ट के दोनों से एक रेशियो निकालिएगा BC, और फिर ABC को मिक्स कर दीजिएगा। जैसे रेशियो का बेस आपको बताते हैं, तो रेशियो का बेस आप इसको मिक्स कर देंगे तो आराम से आ जाएगा। क्लियर है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया है। 9 नंबर देखिए,
कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है, वो धनराशि बताइए। तो ये क्या है, अमाउंट है ना, अमाउंट बोले तो मिश्र धन है ना, ये मिश्र धन है, हो जाती है बोल रहा है तो ये मिश्र धन है। तो जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताते हैं तो आपको क्या बताते हैं कि पहले आपको इसका 4% को सीधा करना होता है ना। 4% को सीधा करने का क्या मतलब, 4% माने 4/100, 4/100 हो गया तो 1 4 कम में 4, 4 25 100। अब आपको क्या करना रहता है, इस 25 का स्क्वायर करना होता है, 2 साल के लिए बोलेगा तो, और 3 साल का बोलेगा तो घन करना पड़ेगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अब आपका ये माना हुआ धन हो गया, कि माना हुआ धन हमारा कितना है, 625। अब हम 625 का 1/25 निकालते हैं। तो 625 का जब 1/25 निकालेंगे तो 25 कटाइए, इसको 25 से कटाएंगे तो 25 25 हम 625, तो 25 1 साल का यही साधारण ब्याज है और यही चक्रवृद्धि ब्याज है। अगले साल में ये मिलेगा साधारण ब्याज, फिर आपको 25 का निकालना पड़ेगा 1/25, जो कि बहुत आसान है। ये 1 हो गया तो यहाँ 1 हो गया। अब ध्यान से इसको देखेंगे तो ये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है ये वाला ना, और ये क्या है, धन है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज धन जोड़ के ही तो मिश्र धन होगा। तो 625 प्लस 25 25 50 1 51, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 1 6, 5 1 6, 5 2 7, 676। तो 676 मिश्र धन होना चाहिए हमारे माने हुए हिसाब से, लेकिन 676 नहीं है, कितना है, 1352। इसका मतलब है कि 676 का मान दिया हुआ है 1352। तो आप 1 का मान निकाल लेंगे तो 1 का मान 2 बार हो जाएगा ना। तो आपसे पूछ रहा है कि धन बताइए, तो धन कितना था, 625 था। तो धन जब 625 था तो 625 में 2 से गुणा कर देंगे तो 1300, 6 दूनी 12, 1250 हो जाएगा। तो 1250 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये आप अगर पढ़े होंगे ये तरीका तभी आएगा, नहीं तो ये फार्मूला लगा के भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बिना फार्मूले के नहीं आएगा, फार्मूला लगा के भी आ जाएगा। वो भी लिख दे रहे हैं बगल में, देख लीजिएगा, उससे लगाना होगा। तो अगर आप क्लास में होंगे ऑफलाइन में तभी ये आपको समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। कभी भी हमको टेबल बना के हम सारे सवालों को, चक्रवृद्धि ब्याज के मैक्सिमम सवालों को हम टेबल से ही सॉल्व कर सकते हैं, 99% सवालों को, ठीक है, ये टेबल से ही। आइए आपके लिए एक दूसरा चीज लिख दे रहे हैं, जिनको कुछ नहीं बात पता है चक्रवृद्धि ब्याज का, तो वो हम लिख दे रहे हैं फार्मूला, उससे आप लगा लीजिएगा, ठीक है, लगा के देख लीजिएगा कि आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका हो चुका था। अब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज में एक ही फार्मूला होता है, क्या होता है, ए बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज का एक ही फार्मूला होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n होता है। अब क्या क्या दिया है, तो देखिए इसका मान दिया आपको 1352 दिया ना, हो गया। पी निकालना था आपको 1 प्लस रेट आपका 25/100 हो गया ना, सॉरी 4 था ना, रेट आपका 4 था, 4/100 हो गया, और ये पावर कितना लगा है, 2 लगा है, 2 बरस का। अब आप इसको सॉल्व करके इधर भेज लीजिएगा, पी का मान आ जाएगा, वहीं आएगा कितना, 1250। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 से कटा लीजिएगा, 25 हो जाएगा, 25 26/25 2 बार स्क्वायर करके लगा लीजिएगा, वही बात होगा। तो ये आपका हो गया। और चाहे तो रेट वैसे करके डबल करके वहां से भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि ये 4% है तो 4% को सीधा करेंगे, ये ब्याज होगा तो अमाउंट लगा के निकाल लेंगे। कई तरीके हैं इसको निकालने के, कई लोग कई तरीके से निकालते हैं। अब आप चाहें तो एक और तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए रेट आप बताइए कितना है, रेट आपका 4% है, 4% को अभी हमने क्या बोला था, 1/25 बोला था, मतलब 25 पे आपको एक ब्याज मिलेगा, तो 26/25 1 साल का हो जाएगा। जब 2 साल का बोल रहा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676 आ जाएगा ना, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो 676 का मान दिया हुआ 1352 ना, तो ये इसका डबल है, 1352 दिया हुआ तो इसका डबल है, तो इसका डबल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 1250 यहाँ से भी आ जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, चाहें तो जो टेबल बनाए थे वैसे भी लगा सकते हैं। हर तरीका है आपके पास। मैथ काफी इजी है, बस जरूरत है आपको प्रैक्टिस करने का, ठीक है। चलिए आ जाइए 10 नंबर पे, जिधर से आपको लगाना होगा वहां से लगा लीजिएगा। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, और राशि स्वयं की 3 गुनी कितने समय में हो जाएगी। तो आपको क्लास में बताते हैं, गुना के 5 टाइप के सवाल आते हैं साधारण ब्याज में, इसमें से ये 5वां टाइप है। यहाँ पे आप ये लिख लीजिएगा 60 में, x - 1 बटा y - 1 बराबर t1 बटा t2। यही इसका 60 तरीका होता है लगाने का, जहाँ पे x और y, ये 60 में आप कहीं लिख के रख लीजिएगा, x और y क्या है, गुना है, जहां पे x और y गुना है। तो अब देखिए हम इसको लगाते हैं, x गुना है ना, तो पहला आपको स्वयं की क गुनी हो जाती है, 2 गुनी,
तो पहला आपको 2 गुनी बोला था तो 2 माइनस 1 कर दिए हैं। बाद में कह रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी तो 3 माइनस 1 कर दिए। और यहाँ पे बोल रहा था कि 10 वर्षों में, तो पहला टाइम आपको दे दिया 10 वर्ष, दूसरा टाइम आपसे पूछ रहा है। तो ये हो गया 1/2 ना, और ये हो गया 10/T2। तो T2 निकालेंगे इधर से तो T2 बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20। तो आंसर हो गया इसका 20 वर्ष। ये नोट करके रख लीजिएगा कि जब 2 गुना दिया रहता है तो साधारण ब्याज में ऐसे लगाया जाता है। ये भी कहाँ से आता है ये आपको बताते हैं। तो इसका बिना इसको लगाए भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको दिक्कत होगा क्योंकि आप क्लास में रेगुलर रहते नहीं हैं। अगर रेगुलर रहेंगे तो आपको आएगा। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी ये जरूरी है, तो जो नहीं आ पाएंगे वो ये तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे लगा लीजिएगा, जो लोग आते हैं वो तो जानते हैं कैसे करना है। ये नोट कर लीजिएगा, इसी से आपको लगा लेना है, जल्दी से लग जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी जो है वो किसी काम को 18 दिन में, बी और सी मिलके उसी को करते हैं 24 दिन में। तो बी और सी मिलके करेंगे 24 दिन में। फिर कह रहा है कि ए और सी मिलके करते हैं 36 दिन में। तो ए और सी मिलके करेंगे 36 दिन में। तो ये हो गया। कह रहा है कि वे सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसका एलसीएम लेना पड़ता है। अब एलसीएम आप देखेंगे तो आपको आता होगा 72 एलसीएम आएगा। 18 चौके 72, 24 तिया 72, 72 एलसीएम है ना, 72 एलसीएम है। इस 18 से इसको भाग देना है, 4 बार गया। इस 72 को 24 से भाग दिए 3 बार, इस 72 को 36 से भाग दिए 2 बार। अब आपको पता है कि इंडिविजुअल तो नहीं पता है ना, दोनों का जोड़ के पता है कि 4 है, दोनों को जोड़ के पता है 3 है, इन दोनों को जोड़ के पता है। तो क्या थोड़ा सा लाइट इंक्रीज कर दें, लाइट इंक्रीज नहीं किए थे इसका, तो रुकिए थोड़ा सा ही देख लीजिए। इन दोनों को जोड़ के 4 हो गया, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के 3 हो गया, इन दोनों को जोड़ के 2 हो गया। ऐसा चल रहा है। अब हमको इंडिविजुअल नहीं पता है तो इनको जोड़ लिया करेंगे ना, 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी। तो 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 बार ए था तो 2 ए 2 कॉमन हो गया, 2 बार बी था तो बी कॉमन हो गया, और 2 बार सी था तो सी कॉमन हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 हो जाएगा ना। तो हम देखें तो ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आएगा वो 9/2 आ जाएगा। मतलब कंबाइन करके एक तरह से 4.5 है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है 4.5 को, इसी से अपना काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एबीसी का जो कंबाइन क्षमता है वो 4.5 है। अब ये तीनों मिलके उसे कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलके करेंगे तो पूरा काम हमको पता है कि 72 है। अब 72 है तो तीनों का फ्रैक्शन में ही वैल्यू लिख लीजिए, 9/2। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। तो 2 ऊपर जाएगा तो 72 गुणे 2/9। तो भाग करिए, 9 8 72, 8 दूनी 16 दिन। तो तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर इसको कर देंगे, तीनों मिलकर 16 दिन में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11 का पहला आंसर हो गया 16 दिन, ठीक है। चलिए 11 का पहला हो गया 16 दिन। 12 नंबर पे आ जाइए। 12 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। तो भरने के लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस। तो एक नल किसी टंकी को भर देता है कितने देर में, 40 मिनट में। तो भरने वाला 40 मिनट में करता है, और एक दूसरा नल भरी हुई टंकी को 60 मिनट में खाली कर देता है। तो मान लीजिए उसको हम बी मान लेते हैं, भरने वाले को ए मान लिए हैं और बाहर निकालने वाले को बी। तो ए से आने वाले को ए मान लिए जिसको भरा रहा है, और बी से बाहर निकालने वाले को बी मान लिए। ये इसको खाली कर रहा है कितने दिन में, 60। अब कोई इस टेंशन में नहीं जाए कि ए बी तो दिया ही नहीं, हम मान लिए कि जो पानी भरने वाला है तो ए से आ रहा है पानी, तो ए से आ रहा है, बी से बाहर जा रहा है। तो बाहर जा रहा है तो बी वाला बाहर हो गया। तो ये निकालने वाले को माइनस रखते हैं, प्लस रखते हैं। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 60 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। अब सोचेंगे तो देखिए ये 3-3 लीटर पानी भर रहा है और ये 2-2 लीटर निकाल सकता है। अब सवाल ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। तो भरने वाले को ए माने हैं और बाहर निकालने वाले को बी माने हैं। तो बाहर निकाल सकता है कितने देर में, 60 मिनट में खाली कर सकता है। कह रहा गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल खोल दिया गया। इसका मतलब ये है कि दोनों एक साथ खुल गए हैं, तो वो भर रहा होगा और ये निकाल रहा होगा। क्योंकि गलती तो बोल तो रहा है कि ये गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना उसको बंद ही नहीं किया गया, ए को खोल दिया गया, मतलब ए भी खुल गया और बी तो ऑलरेडी खुला ही था। तो ए भर रहा होगा, बी निकाल रहा होगा। तो खाली टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, तो खाली है इसका मतलब उसमें 120 लीटर पानी आ सकता है। तो ये वाली टंकी भर रही होगी तो ये 3-3 लीटर इससे आ रहा होगा, और गलती से खुला छूट गया तो 2-2 लीटर बाहर जा रहा होगा। तो 120 को आप कैसे भाग करेंगे, 1 से। 3 में से 2 गया तो 1, तो कितना देर लगेगा, 120। तो आंसर आपका आ जाएगा 120। बात क्लियर हो गया होगा। तो 120 इसका आंसर हो गया।
ठीक है, चलिए 13 पे आ जाइए। एक आदमी मैसूर से बंगलोर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से जाता है और वापस मैसूर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताइए। तो इसका ट्रिक जान लीजिए। औसत चाल जो एवरेज स्पीड दोनों बराबर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इधर से गया जितना दूर, उधर से आया उतनी दूर, तो दोनों दूरी जब बराबर होगी तो ये औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy बटा में x प्लस वाई। बस इसी से लगा देंगे तो लग जाएगा। तो 2 बताइए, x कितना है 40, ये कितना है 60, और बटा में 40 प्लस 60, तो बताइए कितना हो गया। नीचे तो 100 हो गया, तो 2 गुणे 40 गुणे 60 और बटा में कितना 100, तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, तो 6 चौके 24 दूनी 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर। ये 60 तरीका इसको लगाने का, तो 48 किलोमीटर पर आवर हो गया। एक और तरीका बता रहे हैं, उसको समझिए। जब आपको ये भूल हो गया तो कैसे करेंगे। तो एवरेज स्पीड होता क्या है, तो एवरेज स्पीड होता है कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बटा में कुल समय होता है ना। ये तब काम आता है जब ये 3 वाला हो, 4 वाला हो, तो इससे जल्दी से आ जाता है। फिलहाल आपको कुछ चीजें याद करके भी रखना है। एवरेज स्पीड 2xy बटा xy जल्दी से आ जाएगा, लेकिन जो तरीका अब बता रहे हैं वो 3 पे भी काम करेगा, 4 पे भी काम करेगा। रेलवे वाले में बहुत ज्यादा पूछता है, एसएससी पूछता ही पूछता है। तो ये हमको दूरी पता नहीं है ना, जा रहा है वहां से मैसूर, बेंगलोर से मैसूर से बेंगलोर गया, फिर लौट आया, तो दूरी नहीं पता। तो दूरी आपको अपने से मान लेना। वो दूरी क्या मानना है, तो दूरी इस 40 और 60 का क्या मान लेना है, एलसीएम। तो दूरी आप मान लेंगे, दूरी आप मान लेंगे 40 और 60 का एलसीएम, 40 और 60 का एलसीएम। तो बताइए 40-60 का एलसीएम कितना होता है, 120 होता है ना। तो आप बताइए कुल चली गई दूरी, तो 120 गए थे, 120 आए थे। तो कुल चली गई दूरी पे आप क्या लिखेंगे, कुल चली गई दूरी पे लिखेंगे 120, 120 240। कुल समय कितना लगा होगा, तो देखिए 120 जो है वो जब 40 के स्पीड से जा रहा होगा तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो 3 घंटा लगा होगा। अब फिर उधर से आया होगा तो कितना समय लगा होगा, तो 120 बटा 4, तो क घंटा लगा होगा, 3 घंटा, सॉरी 4 3 12। अब किससे जा रहा है ये, 60 से, हाँ 60 से जा रहा है, तो क घंटा लगा होगा, 2 घंटा। तो कुल कितना लगा, 5 घंटा। तो कुल 5 घंटा लगा। कुल चली गई दूरी 240 हो गया, कुल समय 5, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 48। ये भी 48 आ गया। ये तब काम आता है जब 3 दूरी बराबर हो, 4 दूरी बराबर हो, तो जल्दी से लगता है इससे। फिलहाल जब भी आपको जाने आने का दे दिया जाए तो इसको याद रखिएगा, जल्दी से लग जाएगा इससे। आपको किसी तरह से जल्दी से सवाल को लगाना है, ठीक है, तभी पेपर आप निकाल पाएंगे जल्दी से, नहीं तो बहुत दिन के बाद निकालेंगे, 2-4 साल बीतने के बाद, ठीक है, तब तक घर वाले भगा देंगे। चलिए 14 नंबर देखिए। एक नाव धारा के अनुदिश 12 किलोमीटर जाकर वापस प्रस्थान बिंदु पर 3 घंटे में लौट आती है। मतलब जाती है और जाकर लौट आती है, तो 3 घंटा टोटल उसको लगता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो देखिए अब 12 किलोमीटर जा रही है। अब नाव धारा पढ़े होंगे तो थोड़ा सा ध्यान आए आपको। देखिए नाव धारा, तो इधर से धारा बह रहा है, तो गई है 12 किलोमीटर जाकर। एक नाव धारा के अनुदिश 12 किलोमीटर जाके, तो 12 किलोमीटर गई है, तो 12 किलोमीटर गई होगी तो फिर 12 किलोमीटर आना भी तो पड़ा होगा उसको ना। जाके लौट आई है तो 12 किलोमीटर गई है, तो 12 किलोमीटर आई होगी। तो देखिए 12 किलोमीटर जाने में तो समय कैसा होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी तो हमको मिला है 12, चाल हमको ना पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल, तो उसको हम मानेंगे x। एक और बात आपको पता होगा, जो लोग डायरेक्ट देख रहे होंगे बिना पढ़े लिखे, तो ये सब समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस सेट उसके लिए होता है जो पहले से पढ़ा होता है, वो प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस हम उम्मीद कर रहे हैं वही लोग देख रहे होंगे जो किए होंगे। अब आप धारा की दिशा में कभी भी चलते हैं, धारा की दिशा में, तो आपका चाल के साथ जो नाव का चाल होता है उसके साथ धारा का चाल जुट जाता है। और जब भी आप विपरीत आते हैं उल्टा लौट के, तो इसमें से ये घट जाता है। आपको उम्मीद है ये आता होगा। धारा के साथ आप जाएंगे तो चाल क्या होता है, जुट जाता है। धारा के विपरीत आएंगे तो घट जाएगा। अब हमको समय दिया हुआ है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो दूरी हो गया बटा चाल, तो धारा की दिशा में जाएंगे तो ये समय लगेगा ना, और धारा के उल्टा तैर के आएंगे तो अब ये समय लगेगा। और दोनों आने जाने का समय आपको दिया है 3 घंटा लगा हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो द्विघात इक्वेशन बन जाएगा, द्विघात समीकरण। इधर गुना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे सवालों में हम लोग ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ से।
ऑप्शन लेंगे तो 12 3 15, 15 को 12 से भाग देंगे, 12 से यहाँ पे, ठीक है। 12 अगर ऑप्शन लेते हैं तो 12 3 15, तो 12 को 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। ये आ जाएगा 3 चौके 12, 3 पचे 15 आएगा ना। यहाँ देखिए 12 को भाग देंगे किससे, 12 ऑप्शन लिया ना 12, तो 12 में से 3 गया 9, तो 3 चौके 12 और 3 तिया 9, तो इसको जोड़ेंगे तो ये तो आएगा ही नहीं, कभी आएगा। 3 चौके 12, 5 3 चौके 12, 5 चौके 20 नहीं आएगा। अब देखिए मान लीजिए कि इसका ये 9 आंसर है, तो 9 3 कितना हुआ 12। देखिए 9 अगर इसका आंसर मानेंगे तो 9 और 3 12, 12 से 12 को भाग दी, यहाँ 1 घंटा आ गया ना। यहाँ 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ 2 घंटा। क्या इसको सेटिस्फाई कर गया, 1 और 2 मिलके 3 हो गया, तो आंसर हमारा कितना था 9 था। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो फिर आपको इधर तिरछा गुणा करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो टाइम टेकन हो जाता है। जब भी द्विघात समीकरण बने आप ऑप्शन से जाया करिएगा, जल्दी से लग जाएगा, ऑप्शन रख के जाएंगे तो। आज ये 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा, तो 15 नंबर बोल रहा है कि 70 मीटर और 80 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां क्रमशः 68 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से समांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। तो देखिए विपरीत दिशा में जब भी चलेगी तो एक बात आपको बताया था कि जब ऐसे ये दिशा दूसरा है, ये दूसरा विपरीत है, तो चाल जुटेगा, चाल जुटेगा, एक बात तय हो गया, चाल जुटेगा। और एक बात और बताया था कि चाहे ट्रेन ऐसे पार करे एक दूसरे को, चाहे ऐसे पार करे, उसको चलना पड़ता है दोनों के लंबाइयों के जोड़ के बराबर, दूरी इन दोनों के लंबाई के जोड़ के बराबर चलना पड़ेगा, चाहे ट्रेन ऐसे चले और चाहे ऐसे चले। लेकिन चाल हमेशा ऐसे वाले में जुटेगा और एक दिशा में चलेगी तो घटेगा। अब हमको पता है कि ये दोनों विपरीत चल रही हैं, तो दूरी बताइए कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि दूरी तो हर हाल में जुटता ही जुटता है, तो 70 और 80 जोड़ देना है ना, 80 और 70 लिख लीजिए। 80 और 70 आपको जोड़ लेना है, 70 और 80 जोड़ लेना है, तो कितना हो जाएगा दूरी 8 7 15 150। अब आपको चाल भी तो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये विपरीत दिशा है, ये इधर से आ रही है इधर से, तो चाल जोड़ना पड़ेगा 68 प्लस 40, तो कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर, ये चाल हो गया। और ये मीटर में हो गया, तो मामला हो गया गड़बड़, ये मीटर में किलोमीटर पूछ रहा कितने देर में पार करेंगे। तो समय बराबर क्या होता है बताइए, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो 150 बटा में 108, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, ये मीटर में और ये किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को हम क्या बना देंगे मीटर पर सेकंड, तभी ना मीटर से मीटर कट जाएगा। तो मीटर पर सेकंड कैसे बनाते हैं, तो 5 बटा 18 से गुणा करना पड़ता है ना, 5 बटा 18 से, तो 18 छक्के 108, और ये देखिए 5 छक्के 30 हो गया, या 5 से कटा लीजिए 30 और 6 से कटाएंगे तो 6 5 6, तो कितना आ जाएगा 5 सेकंड, ठीक है। तो 5 सेकंड में ये ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 16 पे आ जाइए। एक आदमी अपनी आधी पूंजी को 10% वार्षिक दर से, 1/3 को 9% तथा शेष को 12% वार्षिक दर से निवेशित करता है, उसे प्राप्त होने वाली औसत वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, मतलब एनुअल जो रेट होगा वो बताना है, कितना आएगा एनुअल रेट। तो चलिए आधी पूंजी अपना कर रहा है, तो एक काम करिए आप कुछ मान लीजिए, नहीं तो जैसे लगाना हो वैसे लगा लीजिए। तो आधी पूंजी मान लीजिए, चलिए वैसे ही लगा लीजिए, मान लीजिए हमारा टोटल पूंजी कितना है 1, आप ये भी मान सकते थे, नहीं तो एक काम करिए क्या करेंगे, एक बोल रहा है कि आधी ना, ऐसे कह रहा है, एक बोल रहा है तिहाई ना, तो आप इस 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, और मान लीजिए उसके पास पूंजी कितना था 6, इस 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए और बताइए पूंजी कितना था उसके पास। हमने मान लिया कि उसके पास पूंजी था 6, अब 6 ये लाख है कि 6 रुपया है कि 6 करोड़ है कि 6 अरब, हमको नहीं पता। तो 6 का आधा, 6 का आधा कितना होता है भाई, 6 का आधा, तो 6 का जब आधा करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, तो 3 रुपया वो लगा दिया, किस रेट पे लगा दिया 10% पे लगा दिया, कितने साल के लगा दिया 1 साल के लिए, अब बटा में 100, तो ये क्या मिला ब्याज, ये ब्याज मिला ना। अब हम आगे चल रहे हैं तो कह रहा है कि 1/3, तो यहाँ 1/3, तो 6 का 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 रुपया लगा दिया, किस रेट से लगा दिया है 9% से, कितने साल के लिए 1 साल के लिए, बटा 100। और बची हुई पूंजी को मतलब शेष पूंजी को, तो शेष पूंजी कितना होगा 3 रुपया यहाँ लगा दिया, 2 रुपया यहाँ लगा दिया, था ही कितना उसके पास 6 रुपया, 6 रुपया में से 5 रुपया लगा दिया तो 1 रुपया बचा, उसको लगा दिया है 12% पे 1 साल के लिए और बटा में 100।
अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब क्या है, ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है। तो आप इसको कटाइएगा मत, सीधा सीधा ऊपर ऊपर जोड़ लीजिएगा। 3 दाम में 30 और 9 दूनी 18 और ये 12, 12 और 18 30 और 30 60। तो 60 बटा में 100 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 0.6 ब्याज के रूप में मिलेगा ना। टोटल पैसे पे जो ब्याज मिला वो 0.6 मिला। ये ब्याज और ये ब्याज जोड़े तो 0.6 मिला। ये कह रहा ना कि हमको प्राप्त होने वाली औसत ब्याज बताइए, ओवरऑल कितना ब्याज मिलेगा। तो 0.6 पूरे पे मिला, तो 0.6 पूरे पे मिला, इधर से ऐसे देखिए तब और समझ में आएगा। 0.6 पूरे पे ब्याज मिला। ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन हमारा कितना था 6, तो गुणे दर गुणे समय बटा में 100 हो गया। तो आर का मान निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा और नीचे 6 आ जाएगा, तो क परसेंट हो जाएगा 10%। तो आंसर इसका कितना होगा 10। ऐसे ना करके आप एक लाइन में ये सवाल को कर सकते थे। कैसे, देखिए ऐसे कर सकते थे, आप सीधा रेट निकाल सकते थे कि हमको 0.6 मिला था ब्याज, कितने पे मिला था 60 पे, 6 पे, अब गुणे 100 कर देते सीधा आंसर आ जाता 60 बटा 6। तो 60 बटा 6 क्या हुआ 10, 10% इसका रेट हुआ। क्लियर है बात। ये ब्याज है, ये ब्याज है और ये ब्याज है। ओवरऑल हमको कुल पैसे से इतना ब्याज मिला। ये ब्याज 6 रुपया पे कितना परसेंट है, ओवरऑल औसत जो रेट आया है वो 10%। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए 17 नंबर का देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर 3:2:1 के अनुपात में है। मतलब इसमें 3 गो अगर ये होगा तो 2 गो ये होगा और 1 गो ये होगा ना, ऐसा होगा। यदि पेन, पेंसिल और इरेजर की कीमत है तो इसका कीमत 3 रुपया है, तो इसका कुल पैसा इतना हो गया होगा ना। 3 संख्या है इनका, 3 रुपया हो गया होगा। इसका देखिए तो 2 रुपया है तो इसका पैसा इतना हो गया होगा, इसका पैसा इतना हो गया। कुल पैसा अगर हम जोड़ें तो कुल पैसा हमारा लागत कितना है 90 रुपया। तो 90 रुपया लागत है। फिर से पढ़िए, देखिए ध्यान से। एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर का अनुपात यह है, तो पेन का 3x, इसका 2x संख्या, इसका 1 संख्या। ठीक है, अब ये 3 रुपया का मिलता था तो तितली के 9x रुपया लगा होगा टोटल। ये 2 रुपया का मिलता था, 2 दूनी के 4x लगा होगा और ये 2x। तो कितना हुआ 9x और 4 13x और 2 15x, 15x टोटल लगा होगा। 90 रुपये का टोटल लगा है, तो x का मान 90 बटा 15, तो 15 छक्का 90। तो जो कांस्टेंट है उसका मान 6 आ गया। हमसे पूछ रहा बॉक्स में पेन की संख्या बताइए, पेन की संख्या ज्ञात करिए या बताइए, निकालिए। पेन की संख्या ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए पेन की संख्या। तो पेन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पेन कौन सा था बताइए, पहला वाला ही तो पेन था ना, पहला वाला पेन था। तो x का मान कितना आया था 6। तो क गो पेन था इसमें 6, लेकिन 6 गो तो x का मान आया था। पेन तो हमारा 3x था उसमें, तब पेन था 3x, तो 3 × 6, तो 3 छके 18, तो उसमें 18 गो पेन था। ठीक है, ध्यान से देखिए समझिए तो समझ में आएगा। ये पेन है, ये पेंसिल और इरेजर है। तो पेन हो गया 3x, ये 2x, ये संख्या था, संख्या में उस पैसे से गुणा करेंगे। मान लीजिए 4 गो पेन होता अगर, तो 4 × 3 12 रुपया हो जाता है। तो 3 का मल्टीपल पता नहीं ना कौन सा मल्टीपल है, तो ये आपका आ गया 18 रुपया। 18 नंबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर के साथ निकालिए। मतलब भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर के साथ निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है ना क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्ण में 3/4 a², जहाँ a क्या है, भुजा है ना। ये इसी a को भुजा कहते हैं या साइड कहते हैं। तो हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल। कर्ण में 3/4, भुजा कितना बोल रहा है 30 सेंटीमीटर के साथ निकालिए। तब 30 × कितना 30। अब आप इसको कटा दीजिए, तो 2 से 2 बार कटा तो ये 15 बार कटा, फिर 2 से क बार कटा 15 बार। 15 से 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 15 225 हो जाएगा। और रूट पहले से इंतजार कर रहा है तो इधर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 225√3। तो 225√3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है भाई। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 संख्याओं का औसत 113 है। इसका मतलब यह है कि पांचों पे 5 ही न थी, पांचों पे 113 लिखा है, तभी ना एवरेज 113 आया होगा। पांचों पे 113 लिखा है, पांचों का एवरेज कितना है 113 है। कर एक संख्या निकालने के बाद भी औसत वही रहता है। इसका मतलब एक संख्या निकाल देंगे तो भी औसत वही रहता है। तो आपको बताए थे कि अगर 113 ही निकाल देंगे तो कोई औसत पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा।
इसका मतलब पूछ रहा है तो ज्ञात करिए कि कौन सी संख्या निकाली गई, तो निकाली गई कौन सी, 113 ही निकाली गई, तो आंसर हो गया 113। ये टेक्निकल सवाल है। और नहीं आपको समझ में आता है तो ऐसे कर लीजिए, पांचों का योग निकाल लीजिए, पांचों का योग निकालिए तो कहेंगे कि 5 गुणे 113 ना, तो गुणा करेंगे तो 565 आ जाएगा। अब कह रहा है कि एक संख्या निकाल ली गई, तो संख्या निकाली गई तो 4 को बच गई, तो चारों का 113, तो ये हो जाएगा 413 चौके 52, तब पांचों का जोड़ 565, 4 का जोड़ 452 निकालिए, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1। तो ऐसे करेंगे ना तो टाइम लगेगा। आपको यही सब तो सीखना है कि 60 में सवालों को कैसे करना है, 60 में सवाल को कैसे करना है। एक तो ये मच्छर बैठ जाते इसी पे ना, देखिए 60 में सवाल को कैसे करना है ये बताना आपको। कहाँ बैठा है, ये बैठा है। हाँ तो 113 इसका आंसर हो गया, फिर कहाँ बैठे अभी, हाँ तो 113 आंसर हो गया। डायरेक्ट कैसे आंसर किए थे वो सुन लीजिए फिर से एक बार। डायरेक्ट ऐसे आंसर किए थे कि पांचों का जो एवरेज था वो 113 था। एक संख्या को निकाल देंगे तो एवरेज पे कोई अगर फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब वही एवरेज ही निकला है। तो देखिए एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 113 ही निकल गया, तो 113 निकल गया, तो 113 तो 13 ही 100 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक से लगाए थे आप। बाकी लगाने का तरीका नीचे लगा दिए कि पांचों का जोड़ ये आएगा, चारों का जोड़ ये आएगा, तो जो निकाली गई थी वो 113 था। 20 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है x बराबर 0.54, देखिए ये क्या लिखा है 0.574, इसका मतलब 74 बार बार रिपीट हो रहा है, देख रहा है 74 तो इसको लिखा कैसे जाता है, तो x बराबर 0.574 पे बार ऐसे लिखा जाता है। ये अब इसको बदला कैसे जाता है आपको बताए थे कि जितने पे बार होता है उतना न होता है, जितने पे बार नहीं होता उसके लिए 0 रखता है। तो इसको बदलने का तरीका क्या होता है, पहले हम 574 पूरा लिख लेंगे टोटल नंबर, इसमें से जिस पे बार नहीं होता उसको घटा लिया जाता है, ठीक है, बटा में जितने पे बार होता है उतने के लिए 9 लिखा जाता है, और जितने पे बार नहीं होता उसके लिए 0। तो ये आपका हो गया 500 और ये 69 ना, 6 नहीं होगा ना, 69 70 तभी तो होगा, और नीचे 990, 9 6 15। अभी ऐसा ही आंसर अगर आ रहा है तो सीधा आंसर करिए, कट नहीं रहा है। क्या करना होता फिर से एक बार लास्ट बार सुन लीजिए। पहले तो 74 रिपीट हो रहा था, पहले आप इस पूरी संख्या को लिखेंगे जिस पे बार नहीं होता है, जिस पे बार नहीं होता है, जिस पे बार नहीं होता है उसको आपको क्या करना रहता है, घटा देना रहता है। 5 घटा दिए, जितने पे बार होता है उतने के लिए 9 लिखा जाता है, जितने पे बार नहीं होता उसके लिए 0, और फिर लगा दिया जाता है। तो ये आपका हो गया। तो आपका काम यह है कि इस सेट को फिर से एक बार और देखिएगा, पेन कापी लेके बैठा करिए, पेन कापी लेके बैठिए, देखिए, चीज़ों को नोट करिए, जो बात कहते हैं उसको सुनिए, और बार बार आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। पढ़ लिए हैं तो प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, तभी पेपर निकल पाएगा। अब आप चाहेंगे कि खाली हम बैठ के देखते हैं वीडियो, तो उस तरह से कोई नहीं पास होता है, आपको पेन कापी लेके बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए, धन्यवाद।